दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते, दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जय भीम फिल्म की और उसके समाजशास्त्र की। और इस विषय पर बात करने के लिए जो हमारे पास स्पेशल गेस्ट हैं, आप में से ज़्यादातर लोग उनको जानते हैं और आप सुनना चाहेंगे कि वो इस विषय पर क्या बोलते हैं। स्वागत कीजिए प्रोफेसर विवेक कुमार का। स्वागत है प्रोफेसर। थैंक यू मंडल। प्रोफेसर विवेक कुमार सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं और चेयरपर्सन हैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स JNU में। और इनकी बहुत सारी चर्चित किताबें हैं, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। इनकी जो दो किताबें मुझे खास तौर पर बहुत इम्पॉर्टेंट लगी और एक तरह से वाटरशेड आप कह सकते हैं पूरे डिस्कोर्स में, वो एक तो कास्ट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया ए पर्सपेक्टिव फ्रॉम बिलो और दूसरा दलित लीडरशिप इन इंडिया। और कई सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं और लगातार इनके रिसर्च पेपर्स आते रहते हैं और आप इनको टेलीविज़न पर भी लगातार देख रहे होंगे। प्रोफेसर, पहला सवाल मेरा बहुत सीधा सीधा है। आपने जो लिखा है अब तक इस फिल्म पर, उससे मेरी ये समझदारी बनी है कि आप इसको एक अम्बेडकरवादी फिल्म नहीं मानते हैं। मैं आपका तर्क सुनना चाहूँगा कि आप इसको एक अम्बेडकराइट मूवी क्यों नहीं मानते हैं जय भीम को। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक फिल्म क्रिटिक की बात है, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने फिल्म देखी तो उसके जो इनविटेशन होता है किसी भी फिल्म का, वो उसका शीर्षक होता है और शीर्षक उसका जय भीम था और है। और इसलिए मैं अपनी रुचि बना करके उसी लिए गया कि इसमें जय भीम अगर नाम रखा गया है तो इसमें जय भीम से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें होंगी और इसकी विचारधारा एक होगी और इस विचारधारा पर ही अंबेडकरवादी विचारधारा होगी। इसके अंदर उसका नायक या तो दलित अस्मिता वाला होगा और वह अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा होगा, क्योंकि 21वीं शताब्दी में हमारे पास दलित आंदोलन के, बहुजन आंदोलन के बहुत सारे ऐसे प्रतीक मौजूद हैं और ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जिन्होंने संघर्ष किया है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर से ही शुरू करें, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और मान्यवर कांशीराम तक और यहां तक कि मायावती जी तक वो जो है पेरिस चली आती है कि इन्होंने अम्बेडकरवादी होते हुए अम्बेडकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो ये नायक और नायिकाएं जो स्वयं अपने विचारधारा पे चल करके आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या इन पर भी कोई फिल्म ऐसी बनी होगी? मैं इस आधार पर उसको देखने गया जी। ये तो सॉरी, ये बिल्कुल आपने एक एंट्री पॉइंट डिबेट का बहुत अच्छा शुरू किया कि ये फिल्म जो इसका टाइटल है और इस फिल्म का जो कथानक है, दोनों के बीच सिनर्जी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल, शायद आप और कुछ कहने की कोशिश करें तो मैं उसी में सिर्फ एक इंटरवेंशन के तौर पर, एक पॉइंट के तौर पर मैं आपसे डिटेलिंग ये जानना चाहता हूँ कि ये फिल्म आपको आगे और क्या क्या पर्सपेक्टिव दे रही थी, जहाँ से आपके जो पॉइंट्स हैं वो और इमर्ज हो रहे हैं। मैंने जैसा कि दिलीप बताया कि जो कथानक और टाइटल है उसके बीच में रिश्ता होता है और हजारों सैकड़ों लाखों फिल्में बनी हैं जिनके कथानक के बीच में एक रिश्ता होता है। जैसे हम एक सिंपल सा कमर्शियल फिल्म देखते हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उसमें अगर दुल्हनिया नहीं है या दुल्हनिया कोई नहीं ले गया तो उसका नाम दिल वाले दुल्हनिया क्यों पड़ेगा? या दिल वाला नहीं ले गया तो भी दिक्कत है या नहीं? हाँ, तो इसलिए कहीं ना कहीं कथानक और उसके शीर्षक में सीधे सीधे रिश्ता दिखाई पड़ता है। चाहे 3 इडियट्स को ही आप ले लें, जिस प्रकार के इडियट्स उसमें दिखाई दिए, चाहे वो सटायर ही सही, लेकिन उनके अंदर एक रिश्ता बनता है। और इसलिए मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं कथानक और एक्टर या स्टोरी या जो इसमें प्रतीक जुड़े हुए हैं, उनमें कहीं कोई भी सिनर्जी नहीं है। इसलिए मैं इसको एक दूसरे प्रकार की कमर्शियल फिल्म तो मानता हूं, लेकिन एक वैचारिक धरातल पर इसको जय भीम का कोई भी कथानक से जुड़ा हुआ ना होना, यह मुझे आपत्तिजनक लगता है। एक चीज़ सर, ये भी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या जय भीम का शब्द की चमक या उसकी फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी हो गई है कि फिल्मकार से लेकर
इवन बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी ये जय भीम बोलने जो लगे हैं, ये क्या अब इसकी व्याप्ति इतनी बड़ी हो गई है, ये दलित आंदोलन की जो शुरुआत धीरे धीरे करते हुए हुई थी, वो क्या अब इतना बड़ा हो गया है कि उसको कमर्शियल सक्सेस के लिए भी इसका इस्तेमाल होने लगा? क्या आप इसको इस रूप में देख रहे हैं इस फिल्म को? देखिए, मुझे लगता है कि एक फिल्म अभी मराठी में भी जय भीम बनी है, उसका शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना। तो मैं इसको अभी जय भीम को इस प्रकार का ताकतवर होना या इसकी छवि का भारतीय फलक पर या अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इसका बिखर जाना, मैं ये नहीं मानता हूं। हाँ, ये जरूर है कि जय भीम फिल्म की जिस प्रकार एडवर्टीजमेंट किया गया है, जिस प्रकार उसका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की गई है, मुझे लगता है वो इस समय 21st सेंचुरी में इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन में ज्यादा मायने रखता है कि आप इतने एंगल से उस फिल्म को प्रचारित कर दीजिए कि जिससे लोग अंबेडकरवादी कम से कम मजबूर हो जाए उसको अंबेडकर देखने के लिए। जी, एक चीज़ सर ये भी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अल्टीमेटली जो ये एक फिल्म बनी है, अगर इसका टाइटल और इसका जो बाकी का स्क्रीन प्ले से लेके प्लॉट है उसके बीच की सिनर्जी का न होना अगर एक प्रॉब्लम के तौर पर है, इस प्रॉब्लम को अगर किनारे रख दें, तो क्या ये फिल्म ये नहीं बता रही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर, जिसके मूल लेखक या उसको उसके सारे डिबेट्स को एक्चुअली जिन्होंने जवाब दिया वो बाबा साहब थे, तो उन्होंने जिस तरह के एक संवैधानिक फ्रेम के अंदर में कोई नक्सलवाद की तरफ ये फिल्म नहीं ले जा रही है, किसी वायलेंट सोल्यूशन की तरफ नहीं ले जा रही है, कोई अनडेमोक्रेटिक सोल्यूशन की तरफ नहीं ले जा रही है, तो डेमोक्रेटिक फ्रेम के अंदर में इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए, इसका एक तरीका बता रही है। और इस नाते क्या इसको एक सार्थक फिल्म माना जाए? अम्बेडकराइट फिल्म अगर न भी माना जाए तो क्या ये आप इस फिल्म को अगर ये कोई परिचय दे कि ये एक सार्थक फिल्म है, एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम के अंदर की फिल्म है, तो आप इससे सहमत होंगे? नहीं, मुझे लगता है कि मैं कहानी के और कथानक से उसके अंदर जो भी प्रक्रियाएं हैं उससे मैं असहमत नहीं हूं, लेकिन मेरी असहमति ये है कि ये एक विलक्षण पिक्चर नहीं है। ये जॉली एलएलबी से ये अलग कैसे है, मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं। जॉली एलएलबी 1 और जॉली एलएलबी 2 पूरे के पूरे, और उसमें जज बोलते हैं कि कोर्ट्स का कितने मायने हैं और लोग विश्वास क्यों रखते हैं, और जो भी निर्णय होता है वो उनका डायलॉग है जज का कि आई विल सी यू इन कोर्ट। तो ये जो हमारा न्याय प्रक्रिया है या हमारी न्याय व्यवस्था है, कोर्ट्स है, उनका महिमा मंडन अनेक फिल्मों के अंदर हुआ है। और उस आधार पर हम अंबेडकरवादी होने के नाते अगर हम ये कहें कि नहीं, ये सब के सब बाबा साहब के कानून मानने वाले हैं, तो मुझे बार बार ये पूछना पड़ेगा कि उसमें कुछ काले कोट वाले ऐसे भी थे जो नहीं मान रहे थे, वो अनादर कर रहे थे, तो क्या हम फिर उनके लिए कुछ और अलग से बात ढूंढ सकते हैं? इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि थोड़ी सी आपत्ति है। जी, एक बात और प्रोफेसर, मैं ये आपसे इस बात को समझना चाहूँगा और आपकी दृष्टि चाहूँगा इस बात पर कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि जो एक अम्बेडकराइट मूवमेंट है उसने अपनी एक ट्रेजेक्ट्री तय की है, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी रही है, और उसका अभी भी आमतौर पर फिल्म जो मीडियम है वो उसको आमतौर पर सेट असाइड करके चलता है, उसको वो किनारे करके ही चलता है। जिस तरह से वेस्ट में जो ब्लैक्स के सिविल राइट मूवमेंट्स हैं उसका बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत फिल्में बनी है और अच्छी फिल्में बनी है। तो भारत का जो फिल्म जगत है, बॉलीवुड तो खैर इस टॉपिक को जनरली छूता ही नहीं, वहाँ का दलित तो एकदम लाचार और मरा दबा कुचला, जबकि इस समय दलित मिडिल क्लास कई करोड़ लोगों का बन चुका है, फिर भी उन हिंदी फिल्मों का दलित तो बिल्कुल ही मतलब लगान का कचरा ही है। लेकिन बाकी और भाषाओं की फिल्म जो कंपैरेटिवली क्लेम करती हैं कि वो ज़्यादा वोक हैं, ज़्यादा अलर्ट हैं, वो भी क्या उस मामले में वहाँ पर थोड़ा सा सहम जाती हैं उस मूवमेंट की ग्लोरी को सामने लाने में? जैसे
मान्यवर कांसीराम तो एक फिल्म के टॉपिक हो ही सकते थे, और उतना बड़ा मूवमेंट जो देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई इतने कम समय में और इतना सारा सोशल अपहीवल लाया, तो ये क्यों नहीं है सब्जेक्ट मैटर के तौर पर फिल्मों में? इसमें समाज, क्योंकि आपने सोशियोलॉजी का समाजशास्त्र लिखा है और इस पर ईपीडब्ल्यू में आपका एक बहुचर्चित लेख आया है जिसकी मतलब गूंज और इसका डर अभी भी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में छाया रहता है। तो आप फिल्मों के समाजशास्त्र को किस तरह से देख रहे हैं, क्यों ये सब्जेक्ट मैटर नहीं है? मैं जिसे मतलब आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं इस फिल्म के अंदर अपने आदिवासी भाइयों को देख रहा हूं, और आदिवासी हमारे बहुजन भाई हैं, और उनके अधिकार के लिए कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है तो मैं कह रहा हूं उसकी फिल्म का नाम सीधे सीधे अगर हम आदिवासी समाज रख देते या आदिवासी संघर्ष रख देते, और उसके बाद जय भीम वाले और अंबेडकरवादी उसको कितनी जोर शोर से देखने जाते, और वही प्यार जो जज्बा दिखा रहे हैं आज अगर वो दिखाते, तब मैं जानता कि सचमुच दलित और बहुजन समाज के बीच में या आदिवासी समाज और दलित समाज के बीच में एक सचमुच बहुत तगड़ी कड़ी जोड़ता है ये फिल्म। लेकिन जय भीम नाम रखने देने से और आदिवासियों की लड़ाई को आप अपने आत्मसात करे ले रहे हैं, इसका मतलब आप आदिवासी समाज को एजेंसी, आत्मनिर्भर एजेंसी बनने की प्रक्रिया को रोक रहे हैं, उसको अवरुद्ध करा रहे हैं, और उनकी बात कोई दूसरा आके करेगा तब तो वो सक्षम हो जाएंगे, लेकिन वो स्वयं पढ़ लिख करके बड़े हो करके उनका कोई लड़की जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई और जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई नहीं करेगा, ये मैं गलत बात। और यही बात मैंने काला में देखी थी कि काला के अंदर भी जला हुआ बुद्ध विहार दिखा करके आपने उसको दलित बनाने की कोशिश करी। ये जो प्रतीक, छोटे छोटे प्रतीक दिखा करके दलितों की भावना से जो खिलवाड़ है, मैं इसके खिलाफ हूं। और इसलिए मैं ये नहीं मानता कि बॉम्बे के अंदर बॉम्बे टॉकीज में पिक्चर नहीं बनी। मुझे लगा कि आक्रोश, जिसमें देवगन पुलिस ऑफिसर है और बाकायदा वो अपने ब्राह्मण गुरु को उनकी लड़की का दान में दक्षिणा में दे देता है और कहता है कि नहीं ठीक है, तो लज्जा जैसी फिल्म, वहां पर अजय देवगन बाकायदा फिर से दलित बनता है और उद्धार करता है। बाबा साहब अंबेडकर भी हिंदी में बनती है, सदगति हिंदी में बनती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आर्टिकल 15 को मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि फिर से एक समर समाज का लीडर आकर के हमारा उद्धार करेगा। नहीं साथियों, 21वीं सदी में दिलीप, 21वीं सदी में इतने सारे नायक दलितों के साथ मौजूद हैं कि वो स्वयं अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। छोटी सही, आप उनसे सहमत नहीं हो सकते, लेकिन वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको अगर सचमुच सेलुलॉइड पर, हमको अगर रील पर यह दिखाना है कि सचमुच वो लोग सच में अपने संघर्ष को आगे बढ़ा करके दलितों का उद्धार कर रहे हैं, तब कहीं जाकर के फिल्मों की सार्थकता होगी। वरना रील लाइफ में एक कोई जय भीम बोल दे तो मुझे लगता है कि वो मायावती ज्यादा अच्छी है, जिन्होंने 5 साल के अंदर पता नहीं कितने पार्क, पता कितने विश्वविद्यालय, पता कितनी रोड, शहर, सबके नाम बदल दिए। उन पर तो आप फिल्म नहीं बना पाए, उन पर आप कोई उपन्यास नहीं लिख पाए। इसका मतलब क्या है कि वास्तविकता से परे कोई अस्मिता को गौण करके आएगा तो हम उसको अपना लेंगे, लेकिन अस्मिता के साथ अगर कोई नायक नायिका आएगी तो हम उसको नहीं अपनाएंगे। ये लड़ाई छद्म हो जाएगी। जी, मुझे लग रहा है सर कि जो आपने एक पूरा आर्टिकुलेशन किया है, ये इस पूरे डिबेट में और पूरे डिस्कोर्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर आएगा और लोग इस फिल्म को इस तरह से भी देखेंगे। हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने इसको इस नज़रिए से नहीं देखा है, और फिल्में चूँकि मानस बनाती हैं और देश दुनिया में चीज़ें जो हो रही हैं, कई बार वो उसका प्रतिफलन फिल्मों में आता है, और फिल्मों में जो हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है समाज को। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछते हुए आपका एक व्यू पॉइंट चाहूँगा इस टॉपिक पर, कि जो काम वेस्ट में खास करके ब्लैक्स के मूवमेंट को लेकर लगातार आप देखेंगे कि वहाँ पर उस पर लगातार फिल्में बनी हैं, मार्टिन लूथर किंग पर, मैल्कम एक्स पर, इवन अभी
नाइट इन मायामी बनी, जिसमें मेलकम एक्स और मोहम्मद अली और सारे लोग हैं। तो वो एक इवॉल्व हुई है फिल्में जहाँ पर ब्लैक्स के मूवमेंट को लीड करता हुआ ब्लैक दिख रहा है। और आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हिंदी फिल्मों का एक सेंट्रल थीम के तौर पर यह है कि दलित का उद्धार कोई गैर दलित करेगा। वो आज से 70-60 साल पहले बनी हुई सुजाता हो, या लगान हो, या आर्टिकल 15 हो, या हिंदी में बाकी फिल्में भी है। शायद वैसे काला का चरित्र जो है वो शायद दलित चरित्र है, क्योंकि उसके घर में भी उस तरह का वो डिपिक्शन से दिखता है साफ साफ। लेकिन ये कोई और आके उद्धार कर जाएगा, ये वाला जो सिंड्रोम है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? मतलब क्या तरीका हो सकता है? क्या ये फिल्में इवॉल्व क्यों नहीं हो रही, हिंदी फिल्में खास करके, या भारतीय फिल्में? देखिए, एक बहुत बड़े राइटर हैं पॉलो फ्रेरे, उन्होंने कहा पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। जो पढ़ने लिखने की जो प्रक्रिया है, वो किस पर पढ़ाई की जाएगी, पेडागॉजी किस तरह पढ़ाया जाएगा, वो ऑप्रेस्ड की, दबाए कुचले समाज की किस तरह पढ़ाया जाएगा, ये वही लिखेगा। पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड विल बी रिटन बाय द ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर विल नेवर राइट। जो शोषक है वो आपके उत्थानात्मक एजेंडे को नहीं रखेगा, वो अपनी हेजमनी वर्चस्वता में बनाए रखेगा। और वर्चस्वता का जो एक सिद्धांत है वो ये है आर्टिफिशियल कॉन्सेंसस। किस प्रकार आप काल्पनिक रूप से कंसेंसस बना लेते हैं, जैसे कि हमारे लोग खींचे चले जा रहे हैं। एक आर्टिफिशियल कंसेंसस है, जय भीम ही अम्बेडकरवाद है। बैठा हुआ अगर है तो वो पढ़ रहा है तो वो कहेंगे शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, हमने देख लिया। न्यायिक व्यवस्था चल रही है तो संविधान में हमने संविधान बाबा साहेब का बनाया हुआ देख लिया। लेकिन उसी में मार्क्स का स्कल्पचर लगा हुआ है, उसी में लेनिन की तस्वीर, लेनिन की मूर्ति कैसे आ जाती है, और वो हसिया और हथौड़ी का झंडा कैसे आ जाता है। पार्टी में बढ़े हुए लोग, दाढ़ी बढ़ाए हुए लोग और झोला लटकाए हुए लोग कहां से आ जाते हैं? तो प्रतीकों की भरमार है। जब एक समानांतर विचारधारा, मैंने किसी भी ऑफिस के अंदर कार्ल मार्क्स की तस्वीर, फोटो लगी नहीं देखी। केवल इस पिक्चर में मैंने, वो भी उसके घर में होती तो ठीक है, घर में है, लेकिन ऑफिस में मार्क्स की तस्वीर ये तो मैंने कहीं नहीं देखी। ये तो अपवाद है। फिर आप लिख करके मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने बाबा साहब के वॉल्यूम से मैंने देखा कि केसेस को कैसे समझा जाए। आपने भी बहुत पढ़ा है दिलीप, बाबा साहब के वॉल्यूम। बाबा साहब के किस वॉल्यूम में यह लिखा है कि वो केसेस को समझने की सलाहियत पैदा करे? वॉल्यूम 15 जो है, बाबा साहब अंबेडकर का वॉल्यूम 15 मराठी और इंग्लिश डिक्शनरी है। क्या उससे भी उन्होंने सीखा? वॉल्यूम 21 जो है उनके लेटर्स की केवल राइटिंग है, क्या उससे भी उन्होंने सीखा? तो इसलिए ये जो एक तरह से केवल और केवल आकर्षित कर लेना और फिर बाद में अपने आप को छद्म घटना, ये हेजमनी का हिस्सा है। इस हेजमनी को, इस वर्चस्वता को तोड़ने के लिए जब तक स्वयं के नायक नहीं आएंगे, कथानक लिखने वाले नहीं आएंगे, तब तक ये इसी तरह चलता रहेगा और आपकी भावनाओं का दोहन होता रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही मतलब आपने जिस तरह से चीज़ों को रखा, ये एक डिस्कोर्स में एक डिपार्चर का पॉइंट हो सकता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे डिबेट में ये इसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर आप सब लोग देखेंगे। आप जो भी हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप मंडल की पाठशाला में जुड़ने के लिए। और प्रोफेसर विवेक कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इस पूरे डिबेट में रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप फॉर टेकिंग मी और हैविंग मी एज ए गेस्ट। थैंक यू सर।